नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा दुय्यम सेवा अराजपात्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 को कोविड कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया था। अब यह परीक्षा आगामी 4 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी अधिकृत वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है। ऐसे में विगत अनेक महीनों से इस परीक्षा का इंतजार करने वाले विद्यार्थियों को काफी हद तक राहत मिली है। इस परीक्षा के जरिए 806 पदों की भर्ती हेतु प्रक्रिया शुरू की जानी है। श्री संत गजानन महाराज शेगांव संस्थान के विश्वस्त तथा समर्पित समाज सेवी शिवशंकर भाऊ पाटिल का बुधवार की शाम 5 बजे देहावसान हो गया। बता दें कि विगत 4 दिनों से मल्टी ऑर्गन फेल्यूर के चलते शिवशंकर भाऊ पाटिल की प्रकृति काफी गंभीर चल रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को किसी भी दवाखाने में भर्ती कराने से इनकार किया था। ऐसे में उनका उनके निवास स्थान पर ही पूरे मेडिकल सेटअप के साथ इलाज किया जा रहा था। डॉक्टरों द्वारा तमाम प्रयास किए जाने के बावजूद शिवशंकर पाटिल को बचाया नहीं जा सका और बुधवार की दोपहर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वे 82 वर्ष आयु के थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही सभी गजानन भक्तों में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत वर्ष 22 मार्च 2020 को पूरे देश में एक दिवसीय जनता कर्फ्यू रखा गया था और इसके एक दिन बाद से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। तब से लंबे समय तक सभी तरह के वित्तीय कामकाज लगभग ठप हो गए। साथ ही बाजारों में भी एक लंबे समय तक सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि बाद में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके तहत रोजाना सीमित अवधि तक शहर के बाजारों को खुलने की अनुमति दी गई। लेकिन शाम ढलते ढलते शहर के सभी बाजार बंद करवा दिए जाते थे। ऐसे में शाम ढलने के बाद शहर में कभी दिखाई देने वाली व्यापारिक प्रतिष्ठानों की आकर्षक रोशनाई व साज सज्जा एक तरह से बीते दिनों की बात हो गए थे। लेकिन गत रोज राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई, जिसकी वजह से करीब 15 माह के अंतराल पश्चात शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में शाम के समय दियाबत्ती हुई और शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक 2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन पूरा बाजार क्षेत्र रोशनी से नहाया दिखा। ऐसे में शहर में एक बार फिर चैतन्यपूर्ण वातावरण लौट आया है। शहर के राजकमल चौक व जयस्तंभ चौक सहित सभी व्यापारिक क्षेत्रों में लोगों की अच्छी खासी भीड़भाड़ और गहमा गहमी रही। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अनलॉक का दायरा बढ़ाए जाने के चलते वित्तीय चक्र को गति मिलेगी और सर्वसामान्यों को राहत मिलेगी। विगत 15 दिनों से कचरे व गंदगी की समस्या तथा साफ सफाई की अव्यवस्था के खिलाफ मंडल न्यूज द्वारा व्यापक जनहित में खबरें प्रसारित करते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गत रोज शहर की साफ सफाई के लिए जिम्मेदार महानगर पालिका की ऐन नाक के नीचे व्याप्त कचरे व गंदगी की समस्या को उजागर किया गया था। मंडल न्यूज की मुहिम के चलते समूचे शहर की पहले ही लानत मलानत झेल रहे मनपा प्रशासन में गत रोज की खबर के बाद मानो भूकंप आ गया और आनन फानन में मनपा परिसर को साफ सुथरा व चकाचक करने हेतु कदम उठाए गए। गत रोज प्रसारित खबर में हमने बताया था कि मनपा मुख्यालय के बिल्कुल बगल में राजकमल चौराहे पर स्थित वाटर फाउंटेन में विगत अनेक दिनों से पानी जमा है, जिससे डेंगू के मच्छर पैदा हो सकते हैं। लेकिन लोगों के घरों में कूलर का पानी खाली करवा रहे प्रशासन का ध्यान अपने बगल में स्थित इस टांके पर नहीं है, जिसके बाद मनपा प्रशासन द्वारा बुधवार को पानी का यह टांका पूरी तरह से खाली करते हुए इसे साफ सुथरा किया गया। इसके अलावा गत रोज प्रसारित खबर में खुद मनपा कार्यालय परिसर के स्वच्छता गृह, शौचालय व प्रवेश द्वार के आसपास व्याप्त कचरे व गंदगी की समस्या को भी उजागर किया गया था। पश्चात मनपा के स्वच्छता विभाग द्वारा बुधवार की सुबह से मनपा कार्यालय परिसर में जगह जगह व्याप्त कचरे और गंदगी को हटाने का काम शुरू किया गया। इन दिनों शहर सहित जिले में जगह जगह व्याप्त कचरे व गंदगी के ढेर की वजह से संक्रामक महामारी फैलाने वाले मच्छरों का प्रादुर्भाव बढ़ गया है और डेंगू तथा चिकनगुनिया सहित मलेरिया जैसी बीमारियां पांव पसार रही हैं, जिनके संक्रमण की चपेट में आने के बाद लोग बाग अस्पतालों की ओर दौड़ लगाते हैं और सर्वाधिक मरीज सरकारी अस्पतालों में ही भर्ती होते हैं। लेकिन अमरावती शहर में स्थित जिला सामान्य अस्पताल व जिला स्त्री अस्पताल जैसे 2 प्रमुख व सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ही इन दिनों बीमारियों का घर बने हुए हैं, क्योंकि इन दोनों अस्पताल परिसरों में जगह जगह कचरे व गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिनकी साफ सफाई की ओर अस्पताल प्रशासन सहित स्वच्छता विभाग का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीमारों का इलाज करने वाले इन दोनों अस्पतालों में आने पर अच्छा खासा व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है। अमरावती मनपा क्षेत्र में चहुं ओर व्याप्त कचरे व गंदगी की समस्या को लेकर पार्षदों, अधिकारियों और ठेकेदारों की आपसी मिलीभगत को जिम्मेदार बताते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा गाड़गेनगर परिसर स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के सामने व्याप्त गंदगी का होम हवन कर पूजन किया गया और कचरा यज्ञ करते हुए उसमें कचरे की आहुति डाली गई। महानगरपालिकेसमोर ट्रक भरून कचरा टाकला होता, तरी देखील महानगरपालिकेला जाग आली नाही। आज अमरावती शहरामध्ये डेंग्यूचे, मलेरियाचे रुग्ण वाढत आहेत।
आम्ही एक संदेश दिला होता, इशारा दिला होता का तात्काळ संपूर्ण अमरावती शहर स्वच्छ करून जनतेला याच्यातून दिलासा द्यावा। परंतु कर्मयोगी संत गाडगे महाराज ज्यांनी या जगाला स्वच्छतेचा संदेश दिला, त्यांच्या मंदिरासमोर हा एवढा मोठा कचरा आणि घाणीचे साम्राज्य निर्माण झालेले आहे, तरी देखील या हरामखोर महानगरपालिकेला याची लाज वाटत नाही आहे। अरे अगर हे कर्मयोगी गाडगे महाराजांच्या समाधी मंदिरासमोरचा कचरा उचलू शकत नाही तर हे संपूर्ण शहर काय साफ करणार। आज आम्ही कंटेनरची महापूजा करून गाडगेनगर येथे यांना आणखीन एक संदेश देत आहोत का तात्काळ तुम्ही हे कमिशनखोरी बंद करा, नगरसेवकांसोबतली साठगाठ बंद करा, ठेकेदारांमधली कमिशनखोरी पूर्ण बंद करा, अन्यथा युवा स्वाभिमान पार्टी असेच आंदोलन सुरू ठेवी। मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े के आदेशानुसार नगर वाचनालय के सामने स्थित प्रमुख मार्ग पर अतिक्रमण हटाते हुए रोड एवं फुटपाथ को मुक्त किया गया। साथ ही इस परिसर से हाथ गाड़ियों को भी जब्त किया गया। अतिक्रमण पथक प्रमुख अजय बंसेले के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस महकमे के कर्मचारी तथा अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। मनपा आयुक्त के दालान में दोपहर को बुलाई गई समीक्षा बैठक में स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घटक क्रमांक 3 में बनाए जा रहे 860 घरकुलों का निर्माण कार्य विगत लंबे समय से प्रलंबित पड़ा है। ऐसे में पीएम आवास योजना के ठेकेदारों तथा मनपा अधिकारियों द्वारा आपसी समन्वय के साथ काम किया जाना चाहिए ताकि जरूरतमंद लाभार्थियों को उनके आवास का जल्द से जल्द लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 से लेकर अब तक अमरावती शहर में रमाई आवास योजना के तहत 5000 घरकुलों का लक्ष्य पूरा किया गया है और करीब 800 लाभार्थियों के आवेदन प्रलंबित पड़े हैं। ऐसे में इन आवासों के लिए आवश्यक निधि का प्रस्ताव बनाकर दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मनपा क्षेत्र अंतर्गत आंगनवाड़ियों के लिए महिला व बाल कल्याण हेतु आरक्षित सरकारी जमीन मुहैया कराने के बारे में भी प्रशासन द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाए। इन प्रस्तावों को सरकार की ओर से मंजूरी दिलाने के लिए वे अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगी। घरकुल योजना आहे, या माध्यमातून आढावा घेतला, कारण आपल्या या ठिकाणी असणाऱ्या रमाई योजना आहे ती व्यवस्थित चालू आहे, त्याचं काम सुद्धा व्यवस्थित आहे, पण नवीन प्रस्ताव काही घेतले नाही आहे, फार कमी आलेले आहेत। तर त्यासाठी सुद्धा शासनाकडून जास्त मागणी करून जे लोक वंचित राहिले रमाई योजनेपासून ते सुद्धा योजना आपल्याला वाढवून कशी घेता येईल, कारण या ठिकाणी जवळपास 5,500 रमाई योजनेमध्ये घर होते, जवळपास 4,200 काही कंप्लीट झाले, काही आता शेवटच्या टप्प्यात आहे आणि नवीन सुद्धा प्रस्ताव मागून शासनाकडे पाठवून आपला ते हे आहे की वाढवून घेण्यासाठी या ठिकाणी आपण प्रयत्न करणार आहे। ओबीसी संघ के प्रांत अध्यक्ष भानुदास माली ने अपने एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचने के बाद यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि इन दिनों ओबीसी समाज विभिन्न मोर्चों पर सरकारी अन्याय व अनदेखी का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से समाज बंधुओं में काफी हद तक रोष व संताप की लहर है। अतः सरकार को चाहिए कि ओबीसी समाज की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुलझाया जाए और समाज के संयम को न परखा जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बादल कुलकर्णी द्वारा यहां पर बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि महाराष्ट्र के 6 प्रशासकीय जिलों में अमरावती एक महत्वपूर्ण विभागीय जिला है, जिसे विदर्भ क्षेत्र में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद अमरावती जिले में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए भविष्य के लिहाज से कोई अवसर उपलब्ध नहीं है और यहाँ के युवाओं को अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद नौकरी व कामकाज के लिए बड़े महानगरों का रास्ता पकड़ना पड़ता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सूचना व तंत्रज्ञान संकुल यानी IT पार्क स्थापित किया जाए ताकि यहाँ के युवाओं का पलायन रोका जा सके। चांदू रेलवे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सठ द्वारा यहां बुलाई गई एक पत्रकार परिषद में कहा गया कि पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप द्वारा हमेशा ही झूठी मूठी शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं और बीते 20 वर्षों से उनका यही एकमात्र धंधा है। इसी के तहत पूर्व विधायक जगताप ने किसानों की सूद गिरनी को लेकर अब तक कुल 7 बार बेसिर पैर की शिकायतें बेवजह दर्ज कराई, जिनका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उनकी पोल अदालत में खुल गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विगत विधानसभा चुनाव हार जाने के बावजूद जगताप अब तक अपनी हार को पचा नहीं पाए हैं और वे अब भी खुद को विधायक समझकर ही व्यवहार करते हैं। इसी पत्रकार परिषद में विधायक प्रताप अड़सठ ने जिला बैंक में उजागर हुए कमीशन घोटाला मामले को लेकर कहा कि जिस बैंक में कोई भी कर्मचारी अध्यक्ष तथा कुछ विशेष संचालकों से पूछे बिना 1000 रुपए की रकम को इधर से उधर नहीं कर सकता, उसी बैंक के कर्मचारियों द्वारा अध्यक्ष सहित संचालक को अंधेरे में रखकर 700 करोड़ रुपयों की राशि अपने मन से म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश की जा सकती है, जिसका सीधा मतलब है कि म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश एक पूर्व नियोजित घोटाला है और इसकी आड़ में बैंक के संचालकों द्वारा कमीशन की जमकर चांदी काटी गई है। यह एक तरह से दिन दहाड़े बैंक पर डाका डालने की तरह है। अतः इसमें लिप्त संचालकों पर तुरंत अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। मग त्यांच्या हळू लक्षात आलं की आता जरा थोडा अडचणीत होऊन लागला, पण तरीही 10 वर्ष सतत त्यातले 5 वर्ष ते निवडून आले होते। 5 वर्षाचा कार्यकाळ हा कार्यकाळ संपल्यानंतरचा कार्यकाळ होता, 5 वर्ष तोपर्यंत त्यामध्ये मग न्यायालयातून मार्ग काढून कुठेतरी त्या पळवाटा शोधून त्या पद्धतीने त्यांनी ते सगळं 5 वर्ष चालवलं।
हे होत असताना शेतकऱ्यांचा अत्यंत त्रास सुरूच होता. मग या सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत असो किंवा इतर बाबतीतही आम्ही कंप्लेंटा केल्या, त्याची चौकशी झाली. त्यांना मंत्र्यांकडून निर्देश आले की हे डायरेक्ट असं करता येणार नाही. नाबार्डची जी की नॅप्सकॉन म्हणून कंपनी आहे, एजन्सी आहे, त्यांच्याकडून तुम्ही व्हेरिफिकेशन करा. इथेही शेवटी आता काय त्यांनी केलं त्यांना माहिती, मॅनेज करून ते सगळं झालं. शहर के पास बडनेरा में करीब 330 करोड़ रुपयों की लागत से रेलवे कोच निर्मित व दुरुस्ती कार्यशाला का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रकल्प हजारों लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है और जिले के विकास को भी गतिमान कर सकता है, लेकिन इस प्रकल्प के काम में नाहक देरी हो रही है। अतः इस विलंब के लिए जिम्मेदार रहने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करते हुए उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। इस आशय की मांग सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के निर्देश पर युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा रेल महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर की गई की निर्धारित वेळेत हा कारखाना पूर्ण करण्यात यावा। दुसरी अत्यंत महत्त्वाची मागणी आमची अशी होती की ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी गेलेल्या आहे त्या बाधित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला या कारखान्यामध्ये कायमस्वरूपी रोजगार मिळावा, नोकरी मिळावी। तिसरी आमची महत्त्वाची मागणी आहे की कारखान्यात आता जी काही रोजगार भरती होणार आहे, जी लोकांची भरती होणार आहे यामध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावं। चौथी आमची अत्यंत महत्त्वाची मागणी होती की या निर्माण कार्यास जो वर्षानुवर्षाचा विलंब होत आहे याची प्रोजेक्ट कॉस्ट वाढत आहे, ज्याच्यामुळे शासनाचा पैसा वायफळ खर्च होत आहे आणि लोकांनाही त्रास होत आहे। यावर आळा घालण्यासाठी जे कंत्राटदार, ज्या कंपन्या, जे ठेकेदार या प्रकाराला जबाबदार आहे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे, त्यांना ब्लॅकलिस्ट केलं पाहिजे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, जेणेकरून हे रखडलेलं काम लवकरात लवकर मार्गी लागेल। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक पद पर रहने वाले व्यक्ति द्वारा यदि संबंधित सेवा सहकारी सोसाइटी से इस्तीफा दिया जाता है तो वह व्यक्ति नियमानुसार संचालक पद पर नहीं रह सकता। ऐसे में इस तरह के मामले को लेकर प्राप्त शिकायत के आधार पर जवाब देने हेतु जिला उपनिबंधक द्वारा अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक विकास इंगोले को विगत शनिवार नोटिस जारी की गई है। इन दिनों श्रावण महीना जारी रहने के चलते क्षेत्र के प्राचीनतम शिवालयों में शामिल श्री क्षेत्र तपोनेश्वर संस्थान में भगवान भोलेनाथ का अलौकिक श्रृंगार किया जा रहा है तथा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए यहां पर भाविक श्रद्धालुओं को भगवान भोलेनाथ के दर्शन की अनुमति दी जा रही है। जिले में बहुत जल्द जिला परिषद व महानगर पालिका सहित नगर पंचायतों, नगर परिषदों व तीसरे चरण वाली ग्राम पंचायतों के चुनाव होना प्रस्तावित है। इन चुनावों के लिए बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीनों की जरूरत पड़ेगी, जिसके मद्देनजर दूसरे चरण वाले 2732 कंट्रोल यूनिट की जांच का अभियान शुरू करने का आदेश जारी किया जा चुका है और इसके लिए जल्द ही सरकार की ओर से अमरावती जिले में 10 विशेषज्ञ इंजीनियरों का पथक भेजा जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। बुधवार को अमरावती जिले में 14 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं लगातार 17वें दिन कोविड संक्रमण की वजह से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,553 पर जा पहुंची है। वहीं बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 6 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 94,909 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं बुधवार को समूचे संभाग में 39 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 9, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 12 तथा वाशिम के 2 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही संभाग के अकोला में 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई। इसके अलावा बुधवार को संभाग में 16 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 4 तथा वाशिम के 3 नागरिक शामिल हैं। अकोला स्थित विभागीय स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय को राज्य के स्वास्थ्य महकमे की ओर से बुधवार को 1,16,000 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई, जिसमें कोविशील्ड के 88,000 तथा कोवैक्सीन के 28,000 डोज का समावेश है। बुधवार की सुबह वैक्सीन का स्टॉक प्राप्त होते ही इसका जिला निहाय वितरण किया गया, जिसके तहत अमरावती जिले को कोविशील्ड के 21,000 तथा कोवैक्सीन के 9,000 ऐसे कुल 30,000 डोज प्रदान किए गए हैं। अमरावती जिले में विगत 1 माह से कोविड संक्रमण का प्रभाव काफी हद तक कम हो चुका है, किंतु स्वास्थ्य महकमे द्वारा तीसरी लहर को लेकर सतर्कता की चेतावनी जारी की गई है। वहीं इस बीच मंगलवार से लॉकडाउन की शर्तों को कुछ हद तक शिथिल कर दिया गया है। ऐसे में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का अब बेहद कड़ाई के साथ पालन करना अनिवार्य व महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही चूंकि अब एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही के तमाम साधन खोल दिए गए हैं, ऐसे में यह भी बेहद जरूरी हो गया है कि बाहरी जिलों से डेल्टा प्लस वेरिएंट का अमरावती में आगमन न हो सके। इसके लिए जिले की सीमाओं पर कड़ी नाकाबंदी की जाए। राज्य पुलिस महासंचालक द्वारा हाल ही में राज्य के 1,600 पुलिस उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को पदोन्नति देने की मंजूरी दी गई, जिनकी चयन सूची भी जारी हो चुकी है और दीपावली से पहले पुलिस उपनिरीक्षकों को सहायक पुलिस निरीक्षक के तौर पर पदोन्नति मिलेगी और उनकी वर्दी पर तीसरा स्टार लगेगा, जिसके चलते इस समय राज्य के पुलिस उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों में आनंद का माहौल है। ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस शेड्यूल कास्ट ट्राइब एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बीमा कंपनियों के कर्मचारियों ने बुधवार को एडविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला परिसर एवं यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी कार्यालय के बाहर सांकेतिक हड़ताल की। इस दौरान जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का विरोध जताया गया।
समाजवादी पार्टी की ओर से जिलाधीश को निवेदन सौंपकर मांग की गई कि जिला सामान्य अस्पताल में न्यूरो फिजिशियन व विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति की जाए ताकि यहां पर मरीजों के इलाज में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। प्रभाग क्रमांक 21 जूनी बस्ती बडनेरा के निम्बोरा नगर में रहने वाले नागरिकों ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जिलाधीश को निवेदन सौंपा। परिसर वासियों का कहना रहा कि निम्बोरा नगर परिसर में रास्ते, नालियां व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घुमंतु समाज की ओर से यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि शिक्षा के अभाव में पिछड़े रहने वाले घुमंतु समाज को योजनाओं एवं अवसरों का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से समाज पर अब भी अन्याय हो रहा है। अतः अन्यायग्रस्त समाज को न्याय दिलाया जाए। इस पत्रकार परिषद में कहा गया कि पुलिस द्वारा घुमंतु समाज के 4 परिवारों के प्रमुखों को पकड़कर उनके खिलाफ झूठे अपराध दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसी के भी द्वारा इसे गंभीरतापूर्वक नहीं देखा जा रहा। घुमंतु समाज को पैदाइशी अपराधी माना जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। जिला सामान्य अस्पताल में विकलांगों को लूटने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर दिव्यांग नेता शेख अनीस पत्रकार के नेतृत्व में अपंग जनता दल के कार्यकर्ताओं ने सीएस डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के कक्ष में ठिया आंदोलन किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में प्रत्येक बुधवार को 2 पुलिस कर्मचारियों का बंदोबस्त लगाने और विकलांगों की यहां पर होने वाली लूट को रोकने की मांग की गई। चांदुर बाजार तहसील की सोनोरी ग्राम पंचायत के उपसरपंच प्रेमदास गजभिये ने गणोजा गांव के मुख्य मार्ग तथा पगडंडी मार्ग के लिए तहसील कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन आरंभ किया है। इस अनशन का आज चौथा दिन रहा। इसके बावजूद अनशन छुड़ाने को लेकर प्रशासन की ओर से कोई विशेष उपाय नहीं किए गए हैं। इन दिनों महिलाओं एवं वधु पक्ष की ओर से घरेलू विवाद के मामले को लेकर पति अथवा वर पक्ष सहित ससुराल पक्ष के सभी रिश्तेदारों के खिलाफ निराधार आरोप लगाए जाने की प्रवृत्ति काफी अधिक बढ़ गई है। इस आशय का स्पष्ट निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दहेज से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान दर्ज कराया। साथ ही विभिन्न कानूनी पहलुओं को देखते हुए अमरावती जिला निवासी चंदेल परिवार के खिलाफ दर्ज अपराध व मामले को अवैध करार देते हुए रद्द भी कर दिया। विगत दिनों चांदुर बाजार पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस सिपाही महेश मुरलीधर काले ने खुद को सिंघम समझते हुए सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया था, जिसमें महेश काले अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और हाथ में सरकारी पिस्तौल लिए बैठे हैं। इस वीडियो में महेश काले ने एकदम फिल्मी स्टाइल में कहा कि अमरावती में पांव रखते समय दादागिरी और भाईगिरी को 10 किलोमीटर दूर रखो, यहाँ जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक भी पहुंचा, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन ने सरकारी वर्दी व सरकारी पिस्तौल के दुरुपयोग सहित अनुशासनहीनता के आरोप में महेश काले को तुरंत निलंबित कर दिया। अमरावती जिल्ह्यामध्ये पाय ठेवताना दादागिरी आणि भाईगिरी 10 किलोमीटर लांबच ठेवून यायचा भाऊ। अमरावतीमध्ये जो कायद्यात राहणार तोच फायद्यात राहणार, कारण कसा आहे ना, कायद्याचा बाल किल्ला ओनली अमरावती जिल्हा। 6 माह तक बैंक में पैसा जमा कराने के बाद खाता धारक को जमा रकम से 2 गुना अधिक रकम बतौर कर्ज उपलब्ध कराने का झांसा देते हुए शहर के कई फुटकर व्यवसायियों और फेरी वालों से दैनिक कलेक्शन के आधार पर रकम जमा करने वाले एवं बाद में 2 गुना कर्ज देने की बजाय मूल रकम भी वापस देने से मना करने वाले कर्मिक्षा निधि बैंक के संचालक के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस ने मंगलवार को अपराध दर्ज किया है। नामजद किए गए लोगों में बैंक के संचालक संतोष सरदार सहित अन्य 2 लोगों का समावेश है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बिजीलैंड मार्केट की L2 लेन में स्थित एफसी ट्रांसपोर्ट के गोदाम में सोमवार आधी रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करते हुए करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य के चादर व ब्लैंकेट के साथ पार्सल पर हाथ साफ कर दिया। घटना की शिकायत मिलने के बाद नांदगांवपेट थाना पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। दरियापुर तहसील की येवदा में रहने वाले सागर गणेश रोहनकर नामक 27 वर्षीय युवक ने मंगलवार की आधी रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। येवदा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है। सिराजगांव कस्बा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले कारंजा साईखेड़ा गांव के पास नाकाबंदी करते हुए पुलिस ने बुधवार की सुबह एक काली पीली जीप से अवैध सागौन बरामद किया, जिसके बाद काली पीली वाहन के चालक को हिरासत में लेने के साथ ही वाहन सहित सागौन के लकड़ों को जब्त किया गया। अपनी शादी हो जाए और योग्य दुल्हन मिले, इस उद्देश्य से एक युवक ने वधु पक्ष के सामने खुद को इंजीनियर बताया, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी असलियत सामने आ गई और खुद को इंजीनियर कहलाने वाला यह दूल्हा वायरमैन निकला। यह मामला शहर के मुदलियार नगर परिसर में सामने आया है। शादी के समय वधु पक्ष की आंखों में धूल झोंकने वाला यह दूल्हा यहीं तक नहीं रुका, बल्कि शादी के बाद उसने अपनी पत्नी की प्रताड़ना भी करनी जारी रखी, जिसके बारे में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पवन वेलनकर नामक व्यक्ति के सहित एक महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के आदेशानुसार पुलिस आयुक्तालय के विशेष पथक द्वारा नागपुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत कमेला ग्राउंड के पास चल रहे एक वर्ली मटका अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 6,620 रुपए का जुआ साहित्य भी बरामद किया गया। इन सभी 6 आरोपियों को विशेष पथक द्वारा अगली कार्रवाई के लिए नागपुरी गेट थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।